मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला जो चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं था का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेके आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के स्लाइड को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आपके आने वाले 2024 प्रभावित सभी क्वेश्चन का हल ढूंढ सके। यहाँ करेंगे तो आपको आने वाले क्वेश्चन भी होंगे 2024, आपको सभी पकड़ में आ जाए। चलिए निश्चिंत रहें। चलिए शुरू करते हैं। आपको जो पिछला 4 चैप्टर, जो एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इससे रिलेटेड आपको 4 वीडियो थ्योरी का अपलोड किया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखें। प्ले लिस्ट इन सभी का बना हुआ है और वहाँ से देख के उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें। गारंटी के साथ बोलूँगा वो 4 आप थ्योरी का क्लास देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे। तब भी मैं बताता हूँ ताकि आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ उसके आसपास के जानकारी हो वो भी आपको मिल जाए। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं कि आपको इसको ट्रिक, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बहुत सारा चीज़ ना स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क। आई एक बहुत क्वेश्चन होता है कि आप रटे हुए हैं या याद किए नहीं याद आ रहा है, तब भी हम ऑब्जेक्टिव को देख के एलिमिनेशन मेथड एक होता है। तो आप आगे जब 11 12 और इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करेंगे और उसके ऊपर भी आप अगर जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ता है कि एलिमिनेशन मेथड, तो उसका ट्रिक भी हम बताएंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया जिसमें का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो देखिए, जब थ्योरी का क्वेश्चन हो रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पे हमने 10 अभिक्रियाएं बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया 10 प्रकार के होते हैं। उसमें था एक संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था आपका अब आपका उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अवकरण, ऑक्सीकरण, उसके बाद एकल विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये सभी 10 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ाए थे। उसी में एक अभिक्रिया में हमने आपका उसका उदाहरण उसका परिभाषा में पढ़ाए थे कि उनके आयनों के बीच का आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या होगा? द्वितीय विस्थापन होगा। ये एक आपका द्वितीय विस्थापन है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वितीय विस्थापन होता है। एकल विस्थापन क्या होता है? एक होता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, एकल विस्थापन में क्या होता है कि जैसे Cu है और Fe है, FeSO4 है, तो आपको कॉपर क्या करेगा? जैसे यहाँ पे जिंक है, मानिए जिंक है, तो ये अगर अब अभिक्रिया करेगा तो इसको जाके ये रिप्लेस करता है, यहाँ ये एकल होता है, रिप्लेस करेगा तो एकल होगा। जबकि द्वितीय विस्थापन में क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्वितीय विस्थापन होता है। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? आपको जब थ्योरी में बताए थे हम संतुलन कैसे किया जाता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो काफ़ी डिटेल से समझाए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर देखें। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ईजी दिखेंगे कि हाँ कैसे संतुलन। देखिए, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है तो आप चेक करेंगे। संतुलन में क्या देखता था? तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड सभी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यानी ये आपका क्या है? संतुलित है। पूछ रहा है संतुलित नहीं है। KClO3 और के से, देखिए इधर के क्या है? पोटेशियम 2 है, इधर पोटेशियम 2 है, इधर Cl क्या है? 2 है, इधर Cl 2 है। O इधर क्या है? O3 2 है, यानी देखिए अब ये ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ? O3 है लेकिन O 2 टाइम है, तब O3 है, यानी O3 और O3 में 3 एटम, O3 में 3 एटम, 6 एटम, यानी O3 जब 2 है तो O 3 दूना 6 एटम, नहीं O का 6 एटम है, और इधर भी O का 6 एटम। ठीक है, ये भी आपका संतुलन है, संतुलित है। अब देखिए इधर इसमें H2 2 है, इधर H2 2, ठीक है, Cl2 2 है, इधर भी Cl2 2 है, यानी ये भी संतुलित है। यानी ये चौथा ऑप्शन बचा, यानी ये संतुलित नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है मेरा आंसर ये होगा। समझे? नहीं, ये संतुलित नहीं है। जब ये 3 संतुलित हमको मिल गया, ये चौथा बचा ये संतुलित नहीं होगा। ये मल्टीपल चॉइस तो नहीं है, सिंगल चॉइस ऑप्शन वाला है। एक ऑप्शन तो जरूर है ये चारों में, लेकिन तब भी हम चेक करेंगे। देखिए,
इधर Pb क्या है, एगो है, इधर Pb एगो, ठीक है। इधर देखिए NO2 यानी NO, इधर ऑक्सीजन देखिए, इधर N क्या है, N है 2 गो और ऑक्सीजन क्या है 6 गो। इधर देखिए N क्या है, एगो, नहीं संतुलित हुआ। ऑक्सीजन 2 गो 4 गो है और इधर ऑक्सीजन 6 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, संतुलित नहीं। नहीं, देख लिया ना कैसे संतुलित चेक करेंगे किसी समीकरण को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al इतना अगर ये रिएक्शन होता है तो निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए ये एक आपका अभिक्रिया हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए Fe2O3, इसमें क्या हो रहा है कि Al है और Al यानी Fe को Al आके हटा दे रहा है। Fe को क्या हो रहा है, देखिए O3 तो O3 रह रहा है, Fe की जगह Al आ जा रहा है, यानी Al हटा रहा है, यानी एकल विस्थापन होगा। एक विस्थापन हो रहा है, एकल विस्थापन आपका रिएक्शन, एकल विस्थापन। देखिए क्या निम्नलिखित में किस प्रकार किया गया है, तो एकल विस्थापन है। देखिए यहाँ पे सिर्फ विस्थापन लिखा है, यहाँ द्विव विस्थापन लिखा है। द्विव विस्थापन तो नहीं, विघटन है नहीं, संयोजन है नहीं, तो यानी विस्थापन रिएक्शन है, एकल विस्थापन। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, एक सीरीज होता है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या होगा कि एक बहुत सारा सीरीज में दिया हुआ था। जैसे पहला क्या होता था, देखिए यहाँ पे पोटेशियम होता था, आपको कुछ हमें याद करा दें, पोटेशियम होता था, यहाँ कैल्शियम होता था, यहाँ सोडियम होता था, यहाँ मैग्नीशियम होता था, यहाँ पे एल्युमिनियम होता था, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाइएगा तो होता था आपका जिंक होता था, आपका फेरस होता था, कॉपर होता था, ठीक। और इसके नीचे भी जाइएगा तो Ag होता था और उसके नीचे Au होता था, ठीक है। ये चीज़ और देखिए, ये आपको इतना याद रखिएगा तो आपको ढंग से आ जाएगा। छोटा लिखते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, के बाद आपका था जिंक, के बाद एफी, कॉपर, के बाद आप हाइड्रोजन, के बाद Ag, के बाद Au। क्या था, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर और गोल्ड। ये आपका सक्रियता श्रेणी ऐसे क्रम था, यानी ये ज्यादा सक्रिय और उसके नीचे वाला कम सक्रिय, ठीक है। तो ऊपर वाला अधिक सक्रिय होता है, अधिक मजबूत होता है, तो नीचे वाले को हटा देगा एकल विस्थापन में, ऊपर वाला। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, Fe था और Fe कहाँ है आपका, Fe देखिए यहाँ पे है, और Al क्या है, Al आपका यहाँ पे है, यानी Al ऊपर है, यानी ऊपर है यानी अधिक मजबूत है। अधिक मजबूत है तो कमजोर को हटा ही देगा, तो कमजोर को हटा देगा, यानी Al इसको हटा देगा। यही तो किया है ना, बोला है बेटा तुम Fe हट जाओ, हम आ गए, पापा आ गए तुम्हारे, पापा आ गए हैं तो बेटा हटेंगे, तो ये हट गए और ए हट गया तो Al2O3 और Fe बनाते। इस अभिक्रिया में होता है एकल विस्थापन में होता है, तो एकल विस्थापन यानी एकल नहीं लिखा है, विस्थापन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है, उपचयन। एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन। अपचयन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन, उपचयन में क्या होता है, उपचयन में क्या होगा, तो देखिए आपको उपचयन बोले थे, उपचयन इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण बोले थे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या हम बोलता था कि ऑक्सीकरण यानी उसको ऑक्सी चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन यानी ऑक्सीजन का संयोग होगा तो इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन का निकल जाए। ऑक्सीकरण में या उपचयन में, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी ऑक्सीजन का निष्कासन हो। ये दो चीज हो गया था। देखिए हाइड्रोजन का वियोग, हाँ भाई सही है, चयन में होता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग हमको नहीं पता। ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, हाँ ऑक्सीजन का योग होता है, संयोग या योग होता है। जब हमारा दो ऑप्शन सही हो गया तो तीसरे ऑप्शन का हमको टेंशन लेना है क्या, क्योंकि इसमें से तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, यानी ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखना रहेगा। देखिए अब हमें इसके बारे में नहीं पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और अपकरण में, क्योंकि ये 11 12 में जाइएगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का कैसे ऑक्सीकरण में होगा।
लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए याद कर लीजिए कि ये तीनों डिफिनीशन से होता है ऑक्सीकरण यानी उपचयन में होता है। जब तीनों कंडीशन हो जाए, या तो किसी भी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो, या हाइड्रोजन अलग हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, या ऑक्सीजन, ठीक, तो तीनों होता है उपचयन। अब तीनों मान लीजिए हमें ये नहीं भी जान रहे थे, तो हमें ये जान रहे थे, यानी हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का सही, जब दो सही हो गया तो हमारा एक तो सही, तो यही तो ऑप्शन होगा ना इनमें से सभी। अगर ये नहीं भी जान रहे थे तब भी हम टिक मार के आ जाएंगे सही आंसर को। यही ऑब्जेक्टिव का थोड़ा स्मार्ट वर्क का तरीका होता है कि आपको ऑप्शन से चीज़ों को देखना होता है। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, बिना ज्वाला का जलेगा? देखिए, कौन सा ज्वाला नहीं देगा? तो आपको हम क्या बताए थे कि ईंधन क्या होता है, एक तो ईंधन ठोस होता है, तीन प्रकार का ईंधन होगा आपका, ठोस होगा, एक तो द्रव्य होगा और गैस होगा। सभी गैस ज्वाला देता है, लेकिन जब ठोस और द्रव, वैसा ही ठोस और द्रव ईंधन होगा जो गर्म करने पे क्या देता होगा, वाष्प देता है, वो जलने पे ज्वाला देगा, तब वो ज्वाला देगा। आपने देख लिया क्या देगा? तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी ज्वाला नहीं देता होगा, कौन सा है जो ज्वाला नहीं देता है? तो हमने देखा गैस, जहां भी गैस है, जो जलने वाला गैस है वो ज्वाला देगा। तो देखिए, तो इसमें कोई गैस है क्या? हाँ भाई, केरोसिन मीथेन गैस है, मीथेन गैस है, यानी ये तो हमेशा ज्वाला देगा। ये तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कौन ज्वाला नहीं देता है, यानी ये ज्वाला देगा। यानी आपका ऐसे देखिए कि मीथेन गैस है, ये तो ज्वाला देगा, क्योंकि ये गैस है, जलने वाला गैस है, और जलने वाला गैस यानी है तो ज्वाला हमेशा देगा, ज्वाला देगा। उसके बाद देखिए ठोस और द्रव, और क्या बचा? मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होता है? ठोस होता है, और ठोस होगा तो आपको, ठोस होगा तो गर्म कर, मोमबत्ती को गर्म करेंगे यानी जलता है तो क्या देखते हैं, वाष्प बन जाता है, वेपर बन के उड़ जाता है, यानी ये भी ज्वाला देगा। ठोस में कौन सा ज्वाला देता है? जो गर्म करने पे वाष्प बन जाता है वो ज्वाला देगा, यानी मोमबत्ती को गर्म करेंगे तो वाष्प बनता है तो जल ज्वाला देगा। अब देखिए केरोसिन क्या है, केरोसिन को द्रव गैस हो गया, ये देख रहे हैं, ये ठोस में आ रहा है, ये केरोसिन द्रव में आ रहा है, और एक गैस में आ रहा है, यानी ढंग से आपको पूछ लिया है, बढ़िया क्वेश्चन। तो आप देखिए केरोसिन, केरोसिन को जब जलाते हैं, केरोसिन को जलाते हैं तो ऐसे भी आपको पता है, केरोसिन से या स्टोव जलाते हैं, या तेल, लालटेन, या आपको लैम्प जलाते थे, उसमें ऑब्वियस बात है उसमें ज्वाला देता था। तो लेकिन कंसेप्ट क्या है कि केरोसिन एक द्रव्य ईंधन है, और द्रव्य ईंधन गर्म करने पे वाष्प देगा तभी ज्वाला देगा, यानी केरोसिन को जब गर्म करेंगे ना तो वाष्प वाष्प बन जाएगा, यानी ये भी ज्वाला देगा। अब तीन ज्वाला दे दिया, चौथा बचा, तो यही ना ज्वाला नहीं देगा। ऐसे भी कोयला देखिए, कोयला है, कोयला ज्वाला ज्वाला देता है क्या? नहीं देगा, क्योंकि कोयला क्या है, ठोस है, कोयला क्या है, ठोस ईंधन है, और इसको कोयला को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा क्या? नहीं बनता है। कोयला को गर्म करेंगे क्या वाष्प बन जाता है पूरा का पूरा? नहीं, कोयला कोयला अगर ज्वाला गर्म नहीं, गर्म करेंगे, जलाएंगे, जलाएंगे तो राख देता है, वाष्प नहीं बनता। ये आपका कोयला। अच्छा क्वेश्चन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी गैस निकलता है? देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैथोड, आपको हम बोले थे कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है, जल का H2O, तो जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, क्या बनता है, H2+2 बनता था, 2+O2 बनता था, ये यहाँ पे 2 आ जाता था, चार, तो यहाँ पे 2 ये आपका बैलेंस होता। ठीक है, ये आपका विद्युत अपघटन होता था। फिर बोल रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त है? तो देखिए, आप क्या पढ़ा, जब थ्योरी में पढ़ा रहे थे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी अपघटन अभिक्रिया में तीन तरीका का होता है, एक थर्मल अपघटन, दूसरा होता था विद्युत अपघटन, और तीसरा होता था प्रकाश अपघटन। यानी ये इसकी प्रेजेंस में प्रकाश अपघटन होगा, अपघटन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो प्रकाश अपघटन। जब अपघटन की अभिक्रिया, जब आपको थर्मल यानी तापमान की उपस्थिति यानी उष्मा की उपस्थिति में होगा तो थर्मल अपघटन, विद्युत की उपस्थिति में होता तो वैद्युत अपघटन बोलते। जब वैद्युत अपघटन होता था ना, तो वहां पे हम आपको बताए थे क्या, कि वहां पे बताए थे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस, ये दोनों गैस जो होगा वो आपको किस पे प्राप्त होगा, एनोड पे प्राप्त होगा। क्लोरीन
और ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्राप्त होगा, और बाकी जो धातु होगा वो कैथोड पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताए थे कि ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस जो होगा एनोड पे प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्राप्त होगा। पूछ रहा है कि वैद्युत अपघटन में, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो ये कहाँ प्राप्त होगा, ये एनोड पे प्राप्त होगा, एनोड पे प्राप्त होगा। ये एनोड पे होगा तो ये क्या होगा, कैथोड पे होगा। एक तो एनोड पे चल जाएगा तो एक कैथोड पे जाएगा, दोनों पे जाता है। H2 गैस कहाँ मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगा, कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगा, तो हाइड्रोजन। ठीक है, आप अगर थ्योरी में ढंग से पढ़े हुए हैं तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाते हैं जब आपको समझ में आ रहा है, समझा हुआ है। कैसे समझा हुआ है, देखिए, जल के वैद्युत अपघटन में कौन सा बनता है, किसी भी का वैद्युत अपघटन होता है तो वहाँ पे क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, तो ये क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पे भी माइनस चार्ज होता है, माइनस वाला एनोड पे जाता है, माइनस तक पॉजिटिव वाला कैथोड पे जाएगा। ठीक है, वाला एनोड आपका हो गया। तो यही पूछ रहा है कैथोड पे कौन सा था, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अभिक्रिया में CaO प्लस H2COH किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कली चूना, CaO प्लस H2O और एक आपका CaOH का होल टू बन रहा है, यानी ये क्या था, कली चूना था, कली चूना का चार नाम था, ध्यान रखिए, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, क्विक लाइन, क्विक लाइन, और ये था बिना बुझा हुआ चूना, बिना, गलत हो गया, बिना बुझा हुआ चुनना, क्या था, बिना बुझा हुआ चुनना था ये, बिना बुझा हुआ चुनना नहीं। और एक क्विक लाइन, ये जब ऑक्सीजन के साथ कली चूना है, यानी हार्डवेयर की दुकान से जो चूना लाते हैं, कली चूना को जब ऑक्सीजन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करता आते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, इसको क्या बोलते थे, भखरा चूना, भखरा चूना, इसको बोलते हैं स्लैक लाइन, स्लैक लाइन, और इसको बोलते थे बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नाम है। ठीक है, तो आपको ये रिवीजन करा दिए ताकि ये सब चारों नाम आपको याद रहना चाहिए, इसका भी चार नाम होता है, इसका भी चार नाम होता है। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, देख रहे हैं, ये वाला मिल के बना रहा है, यानी ये संयोजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी ये दोनों मिल के हमको ये बना रहा है, यानी वियोजन तो होगा ना, वियोजन में क्या होता है, टूटता है, तो वियोजन नहीं होगा, संयोजन में जुटना होता है, तो दोनों जुट के मिल रहा है, संयोजन, योगशील ये भी नहीं, प्रतिस्थापन ये भी नहीं, संयोजन अभी। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो जल के एक अणु H2O, H2O जल का अणु है, एक अणु मतलब एक, अगर दो अणु बोलता तो यहाँ पे दो होता है, तो H2O एक अणु, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, ऑक्सीजन क्या है, वन, परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन में परमाणु कितना है, दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, तो 2:1 हो गया ना। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछा, यानी पहले हाइड्रोजन और तब ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन क्या होगा, 2:1। नहीं आपको उल्टा पूछता ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, अगर आप पूछता ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बताइए, तो ये क्या होगा, 1:2। ठीक है, अगर एक अणु बोल रहा, ये पूछ देता कि दो अणु बताइए, दो अणु में कितना, तो दो अणु में क्या हो जाएगा, दो दूना चार, चार हो जाता, दो अणु में पूछता था, दो दूना चार एटम, और इसका दो एटम, तो 4:2 होता, यानी 4:2 होता, लेकिन इसको कॉमन ले लेते तो 2:1 आता, समझे, तो ये निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो देखिए एकल विस्थापन कैसे करेगा, देखिए ये Mg है और एक Cu है, क्या Cu का कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है Mg को हटा देने का, यही देखेंगे कि एकल विस्थापन में क्या होता है, सक्रियता श्रेणी वाले देखते हैं, अधिक सक्रिय यानी अधिक मजबूत आदमी कमजोर यानी कम सक्रियता वाला को हटा देगा, तो देखेंगे क्या इसकी क्षमता है इसको हटा देने का, इसी तरह इसमें देखेंगे क्या इसकी क्षमता है Ag को हटा दे, या इसमें देखेंगे Cu का क्षमता है Na को हटा देगा, या Ag का क्षमता है FeS, PSO4 में Fe को हटा देने,
जिसकी क्षमता होगा हटाने का वो होगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। पूछा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इनमें से कोई एक ही होगा जिसका इधर वाले का क्षमता होगा इसको हटा। तो इसके लिए अब हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हमको सीरीज थोड़ा पता होना चाहिए। सीरीज क्या था याद कीजिए, पोटेशियम था, कैल्शियम था, नहीं एक क्या 19 नंबर वाला था, 20 नंबर, उसके बाद 11 नंबर का था, 12 नंबर का था, 13 था, 11 क्या होता है सोडियम, मैग्नीशियम था, ये आपका एल्युमिनियम था। उसके बाद क्या था, जिंक था, फेरस था, कॉपर था, उसके बाद हाइड्रोजन था, उसके बाद एजी था और एयू था। 4 बार 5 बार आप लिख के याद कीजिए, आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। क्या था, पोटेशियम था, कैल्शियम था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, 19 20 था, 11 12 13 था, जिंक था, फेरस था, कॉपर था, हाइड्रोजन था, एजी था, एयू। ठीक है, ये था आपका। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है। तो देखिए यहाँ पे सीयू है, सीयू कहाँ है, सीयू यहाँ पे है, और एम है, एम कहाँ है, यहाँ पे। क्या सीयू का पावर है इसको हटा देने का, सीयू नीचे है और ऊपर है, सीयू का कैपेसिटी ही नहीं है ऊपर हटाने के लिए, क्योंकि सीयू से मजबूत आदमी है, यानी मजबूत है, यानी सीयू सीयू अपने से नीचे वाले को हटा देगा, लेकिन सीयू अपने से ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा, यानी ये एकल विस्थापन तो नहीं विस्थापन होगा। उसी तरह देखिए सीयू और एजी, यहाँ तो सीयू है, यहाँ पे एजी है, सीयू क्या करेगा, एजी को हटा देगा, क्योंकि सीयू से नीचे है, सीयू अधिक मजबूत, एजी कमजोर। ऑब्वियस बात है, मजबूत आदमी कमजोर को हटा देगा, ये वाला रिएक्शन का एक हो जाएगा। आंसर निकल गया, आगे का हम चेक नहीं कर, चेक करके बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ। अब यहाँ पे सीयू है, सीयू तो है, यहाँ पे एन है, एन कहाँ है, एन देखिए यहाँ पे। अब सीयू यहाँ पे, एन ऊपर है, सीयू एन को हटा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि एन मजबूत है, सीयू कमजोर है, कमजोर आदमी को कहाँ क्षमता है कि वो मजबूत, सीयू एन। उसी तरह FeSO4 Ag में देखिए, Fe कहाँ है, Fe देखिए आपका कहाँ है, Fe यहाँ पे है, और Ag कहाँ है, Ag यहाँ पे है, देखिए Fe कहाँ है, यहाँ पे है, Fe आपका यहाँ पे है और Ag आपका नीचे है। Ag का कैपेसिटी है इसको हटा देने का, नहीं, क्योंकि Ag से ऊपर Fe है, Fe मजबूत है, Ag नीचे है तो कमजोर है, यानी कमजोर मजबूत को नहीं हटा सकते। एक देखें ये क्वेश्चन कितना, मतलब अगर चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कितना टफ हो जाता आपके, भाई क्यों ये हटा दे रहा है, अजीब सा है, ऑब्वियस अजब हाल है यार, जिसको मन हटा दे रहा है, जिसको मन नहीं हटा रहा है, सटा ले रहा है, हटाना सटाना नहीं है, यानी लॉजिक है। लॉजिक के लिए ये आपको सीरीज याद रखना होगा, 4 5 तो इतना जितना हम लिखे ना यही याद कीजिए, इतना ही की जरूरत होता है, हमको भी इतना ही याद है, इससे ज़्यादा, क्योंकि हम बेसिक वाले कंसेप्ट में कई वो बताए थे, उसमें सारे का जरूरत नहीं होता है, तो सारे का याद करने की जरूरत है। अगर इतना आप याद किए तो सब सब क्वेश्चन बन जाएगा, हमको भी इतना ही याद है, इससे ज़्यादा हमको भी याद नहीं है, तो ठीक है, इतना आप भी याद रखें तो ऐसा क्वेश्चन का इजी वे में फिर फील होगा कौन क्वेश्चन, इसमें से कौन आंसर नहीं, फील नहीं हो रहा है, ऑब्वियस देखने से लग रहा है नीचे वाला कमजोर है, ऊपर वाले को हटाया ही नहीं सकता है, नहीं ये नहीं होगा, ऊपर वाला है, नीचे वाला कमजोर है, उसको हटा देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अव्यय कौन है। तो देखिए एलपीजी में 3 अव्यय था, आपका क्या था, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथेन, यानी और ये दोनों मेन होता है, मतलब ज्यादातर, इसमें भी सबसे ज्यादा कौन होगा, तो आपका ब्यूटेन होगा। ठीक, तो ये बोला घरेलू गैस एलपीजी किसका प्रमुख अव्यय, मेजर कंपोनेंट, प्रमुख अवयव कौन सा है, तो आपको एक चुनना है, एक चुनना है तो ब्यूटेन। ऐसे होता है उसमें प्रोपेन भी है, एथेन भी है, लेकिन सबसे अधिक ब्यूटेन होता है, इसलिए प्रमुख अव्यय कौन है, तो ब्यूटेन है। समझ गया ना, एलपीजी में कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये भी यही अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि ब्यूटेन एथेन और प्रोपेन दे दिया है, ठीक, मान के चलिए ये ऑप्शन आपको नहीं दिया है, ठीक, और इसमें मानी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी में दे कि इसमें से सभी, इसमें से सभी, इसमें से सभी आंसर है ब्यूटेन एथेन प्रोपेन, तो आप इसको मानेंगे, फिर तब इसको मानेंगे, क्योंकि ब्यूटेन एथेन और प्रोपेन सभी होता है, ठीक है, अगर इनमें से सभी है तो सभी,
लेकिन सिर्फ एक चुनना हो, अगर सिर्फ एक चुनना हो तब आपको हमेशा ब्यूटेन चुनना होगा, क्योंकि मेजर कंपोनेंट जो होता है वो ब्यूटेन का होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन का। देखिए, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लोहा पे जिंक लेपित करने की। आपको लोहा पे जंग लगता है, संक्षारण में इस चैप्टर में पढ़ाए थे। तो उपाय बचने के लिए क्या बताए थे? या तो पेंट कर दीजिए, या ग्रीज लगा दीजिए, या जिंक का लेपन कर दीजिए, या विद्युत लेपन। जिंक लेपन को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। लेपन, संक्षारण, विद्युत गैल्वेनीकरण बोलते हैं। देखिएगा, लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। तो देखिए, पहले तो आपको अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन को नहीं बना सकते। फिर तो आपको तुक्का मारना होगा। तुक्का मारना होगा तो राम भरोसे, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आपको तुक्का मारने की कोशिश। अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छा करियर, टॉपर ही नहीं, देखिए टॉपर कोई ऐसा नहीं, मार्क्स कोई बैरियर नहीं होना चाहिए कि हाँ मार्क्स ज़्यादा आने से। जब आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो मार्क्स आएगा। आप इस उम्मीद से पढ़ेंगे कि नहीं मार्क्स हमको ज़्यादा लाना है, हो सकता है कि मार्क्स नहीं आए ज़्यादा, मार्क्स ज़्यादा नहीं, लेकिन से पढ़ेंगे तो जरूर मार्क्स। और जब ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, 10th में अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो क्या हो गया, लेकिन आपको अगर ढंग से पढ़ें तो आ जाएगा मार्क्स, इतना कि पर्याप्त है, आगे के करियर सुलभ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे बहुत ऐसे टॉपर होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, लेकिन आगे का करियर उनका सुलभ नहीं रहा, क्योंकि वो कुछ तिग्रम लगा के, यानी जैसे तैसे रट के या जैसे भी करें, उनका कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं था। आगे जब जाइएगा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ तो बिहार बोर्ड का है तो चलो ठीक, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल इंडिया लेवल पे आप फाइट करेंगे, वहाँ पे दिक्कत होगी। इसलिए कंसेप्ट को बनाइए, कंसेप्ट को पढ़िए। मेरा मोटिव यही है इस 10th क्लास को पढ़ाने के, कि आपका बेस मजबूत हो जाए तो आप अपने करियर में आगे चल के कोई भी डिसीजन। हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्लास में एक बोला था कि मैट्रिक एग्जाम यानी मैट्रिक क्लास यानी 10th क्लास किसी भी बच्चे का दिशा और दशा को बदलता है। दिशा और दशा को बदलता है कैसे? देखिए, हम आपने बोला था कि ये दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा। एक तो दिशा भी बदलेगा और एक दशा भी बदलेगा। देखिए, दिशा कैसे बदलेगा? अगर आपने यहाँ पे बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ढंग से पढ़ाई कर लिया, ढंग से पढ़ाई किया, तो ये दिशा आपको देगा बहुत सारा, कि अगर आपने बढ़िया से, ये तो मैथ से भाई इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप बायो से लेके डॉक्टरी का फील्ड में चल जाइए, मेडिकल कर लीजिए, या आप आर्ट्स ही ले लेते हैं तो आर्ट्स करके बढ़िया से आर्ट्स से चल के सिविल सेवाओं में जाइए। कॉमर्स ले लेते हैं तो अकाउंटिंग और बैंकिंग क्षेत्र में जाइए। तो आपको ये दिशा देगा कि हाँ आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ लेके इंजीनियरिंग कर लीजिए, बायो में इंटरेस्ट है तो बायो लेके आप कर लीजिए, अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंट, अगर आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो चलिए आर्ट्स से कीजिए और पीएचडी रिसर्च ये सब कीजिए, सिविल सेवाओं में जाइए। सिविल सेवा में मैक्सिमम आर्ट्स वाले हुए रहते हैं, आर्ट्स का ही ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ रहता है। तो आपको दिशा बताता है। दशा देखिए कैसे बदलेगा। दशा अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो इन सभी फील्डों में आप अच्छा कर लीजिए, और अच्छा कर लीजिएगा तो आगे आगे का जीवन जो होगा सुलभ हो जाएगा। जब सुलभ होगा और अच्छे अच्छे पैकेज वाला नौकरी करेंगे या कहीं भी रह के अच्छा अर्निंग करेंगे तो आपका दशा जरूर बदलेगा, और आपके फैमिली का भी और आपका भी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10th क्लास जो है ना, 10th क्लास जो है वो आपका दशा और दिशा को देने वाला है। इसलिए दोस्तों इस समय पढ़ाई कर लीजिए ढंग से। ये दोनों आपका आपका दोनों यहाँ से चयन होने वाला है कि आपका क्या दशा और दिशा आगे के फुल कैरियर का। और 1-2 साल ये ऐसा इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ से अच्छा कर जाते तो आगे का अच्छा होगा। यहाँ बुरा होते हैं तो फिर यहाँ पे रुक जाएंगे जाएंगे तो कैरियर। इसलिए ये चीज़ को इस क्लास को ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो आपका ये देखिए कहाँ थे, यहाँ पे आपका अमोनिया। तो अमोनिया यानी अमोनिया का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। मालूम कैसे फार्मूला होगा? देखिए, बेसिक क्लास में हमने लगभग सारा चीज़ वो दे दिया है तो आपको 10th क्लास की जरूरत। 10th क्या, हमने तो 10th 11th 12th तक के थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता दिया है। वहाँ भी आप जाएंगे 10th 12th में तो आपको बेसिक चीज़ें याद है कि हाँ ये बताया था हमें। जब सुना हुआ चीज़ें रहता है ना तो वहाँ टीचर आपको रिकॉल कराएगा तो जल्दी रिकॉल कीजिए, आप आगे रहिएगा। देखिए, तो देखिए अमोनिया का हमने फार्मूला एक जगह बताया था शुरू में कि अमोनिया, और अमोनियम जब ये हो जाएगा तो NH, तो जो अमोनिया NH3 हो गया। अमोनिया में क्या है आपका, अमोनिया में कौन कौन सा है आपका? N है और H है।
बोल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु कितना है आपका, नाइट्रोजन का परमाणु क्या है 1 है, और आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्या है 3 है। इसी का तो पूछ रहा है ना, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताइए। नाइट्रोजन का परमाणु 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्या है H3 है, यानी 3 परमाणु, 1:3 देखिए। यही उल्टा पूछता कि ये बताइए कि आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का अनुपात बताइए, तब ये 3:1 होता, तब ये ऑप्शन होता। पर नहीं दिया है कि अगर आप उल्टा करके बना रहे हैं तो आपका ये आंसर आएगा गलत मार्क, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए विस्थापन, अगर कहीं विस्थापन आपका लिख देना तो एकल विस्थापन माना, जहां द्विविस्थापन लिखेगा, जहां डबल डिस्प्लेसमेंट होना होगा तो वहां द्विविस्थापन लिखेगा, सिर्फ विस्थापन यानी एकल विस्थापन। अब देखिए एकल विस्थापन है, कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब ये देखिए, ये क्या है, CaCO3 CaO और CO2 में, यानी एक अभिकारक टूट के 2 प्रतिफल बनाता है, यानी तो एक टूटना हुआ, यानी अवघटन अभिक्रिया, घटन या वियोजन, अवघटन या आपका वियोजन हुआ, डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखिए एक अभिकारक 2 अभिकारक मिलके एक तीसरा प्रतिफल बना रहा है, यहाँ भी 2 का मिलन हो रहा है, यानी संयोजन हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए FeCuSO4 FeSO4, यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों का मिल के एक तो नहीं बना रहा है, या ये टूट के तो नहीं बना रहा है, यहाँ पे 2 है, इधर भी 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि Fe है CuSO4 है, तो यहाँ पे Fe है Cu को हटा दे रहा है, यहाँ पे Fe Cu को हटा दे रहा है, तो आपका ये कौन सा होगा। तो अब देखिए, क्या Fe का कैपेसिटी है Cu को हटाने का, फेरस का कैपेसिटी है कॉपर को हटाने का, तो आपको हम बताए थे कि जिंक होता है, उसके बाद फेरस होता है, और इसका कॉपर होता है, तीन का एक अलग हम ग्रुप बता। तो देखिए Fe कहाँ है, Fe यहाँ पे है, और Cu क्या है यहाँ पे नीचे, Fe ऊपर है, Fe ऊपर है, तो ऑब्वियस बात है इसका कैपेसिटी है नीचे वाले को हटा देने का, यानी Fe है Cu को रिप्लेस कर सकता है, तो FeSO4 Cu बनेगा, ये विस्थापन, विस्थापन यानी एक को रिप्लेस, विस्थापन अभी क्या हो गया। यही अगर हमें ये दे दिया रहता, मानिए आपको यहाँ पे Cu दे दिया रहता और यहाँ पे Fe दिया रहता, तो रिएक्शन ही नहीं बनता, तो आप ये गलत हो जाता। उसके बाद देखिए चौथा NaOH HCl, NaOH HCl में क्या है, NaCl बन रहा है, NaCl और H2O बन रहा है, तो ये विस्थापन हो रहा है क्या, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हो रहा है क्या, OH HCl, H को हटा के NCl बन रहा है, Na और H और Cl 2 बन रहा है। ठीक है, ये वाला होगा FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुआ। हाँ देखिए क्या है, ये क्या है, आप आगे इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे एसिड बेस और साल्ट, यानी अम्ल भस्म और क्षार। ये आपका भस्म है, ये आपका अम्ल है, और ये बन के बन रहा है, ये लवण बन रहा है, और ये बन रहा है जल। तो भस्म अम्ल लवण, भस्म और मिल के जब लवण और जल मिलता है तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये वाला कौन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यानी उदासीनीकरण। ठीक है, हमने क्या देखा, पहला क्या था, वियोजन था, दूसरा संयोजन था, ये विस्थापन था, और ये उदासीनीकरण था। क्यों, क्योंकि इसमें बेस और एसिड मिलके आपको लवण और जल दे रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड देखिए, सिल्वर यानी Ag होता है, Cl होता है, Cl पे माइनस होता है, Ag पे प्लस होता है, यानी AgC। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, इसका रंग याद कीजिए कि श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए, तो आपको हम बताए थे जंग से बचाने के लिए किसी चीज़ के लिए क्या करना होता है, पेंट कर दीजिए, ग्रीज लगा दीजिए, या विद्युत लेपन कर दीजिए, या जस्ते का परत लगा। तो ग्रीज लगा के ठीक है, पेंट लगा के सही है,
जिंक की परत यानी इसी को बोलते, क्या बोलते थे, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण को गैल्वेनीकरण बोलते थे। ये भी ठीक है, और ये तीनों ठीक है, यानी इनमें से जंग लगाने से बचाने के। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, एरो के इधर जो भाग लेता है उसको क्या बोलते थे, अभिकारक, अभिकारक। और इसको इधर आता तो प्रतिफल को बोलते थे प्रोडक्ट, इसको बोलते थे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक देखिए, उत्पाद नहीं, कारक उत्पाद नहीं, इनमें रिएक्टेंट। Fe प्लस CuSO4 CuSO Fe उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन है, देखिए Fe है, CuSO4 है, Cus यानी ये हट जा रहा है, इसको हटा दे रहा है, Fe जाके FeSO4 बन जाए, Cu बाहर निकल जाए। तो उपयुक्त में से रासायनिक कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो अभी इस बात देख रहे हैं कि Fe Cu को रिप्लेस कर रहा है, यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया। Cu विस्थापन नहीं, संयोजन नहीं, इनमें से कोई नहीं, विस्थापन होगा। अब देखिए, अब इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता है, तो एक बार चेक करना होगा आपको कि क्या इस फेरस यानी कैपेसिटी है कॉपर को हटा देने का। तो देखिए यहाँ जिंक होता था, यहाँ Fe होता था, यहाँ Cu होता था। देखिए Fe यहाँ पे है, Cu यहाँ पे है, यानी Fe मजबूत है और Cu कमजोर है, तो Fe Cu को हटा देगा, Cu को हटा देगा, तो ये संभव है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन, अपचयन, संक्षारण। देखिए आपको हम एक पढ़ाए थे कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन एक, दूसरा पढ़ाए थे क्या, अवकरण, अवकरण या अपचयन, इसको बोलते थे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को बोलते थे रिडक्शन, बोलते थे रिडक्शन, बोलते थे रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीकरण, उपचयन, अवकरण, अपचयन, तो इसी में पूछना है। तो इसमें क्या होता था, ऑक्सीकरण और उपचयन में, ऑक्सीकरण यानी इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता था तो इसमें से निकलता क्या था, हाइड्रोजन गैस, नहीं हाइड्रोजन का निकलना होता है। जब अवकरण है, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इसमें निकलेगा ऑक्सीजन और ऐड होगा आपका इसमें इजी वे में फ्लो चार्ट से आपको बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीकरण से ऑक्सी पकड़ना है, ऑक्सीकरण या उपचयन, इसी का नाम है उपचयन, और इसमें बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, इसको ऑक्सी चाहिए, ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन चाहिए तो इसमें देगा हाइड्रोजन। तो दो ही चीज है, या तो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन आया तो हाइड्रोजन, संयोजन यानी ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन। अवकरण में क्या है, जब इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का ऐड होगा तो इसका उल्टा इसमें होता है, तो अवकरण में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन का योग होगा। ठीक है, बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीजन का ह्रास कहाँ होगा, यानी ऑक्सीजन कहाँ निकल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है, यानी वो क्या कहेगा, अवकरण, अवकरण को क्या बोलते हैं, अपचयन, अवकरण को अपचयन बोलते हैं। को अपचयन बोलते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये आप कंसेप्ट को ढंग से देखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको डाउट करेगा। चलिए एक बार और हम बता देते हैं, क्योंकि ये आपको बार बार डाउट करेगा, किसमें ऑक्सीजन जाता है, किसमें आता है। ऑक्सीकरण एक ही जैसा नाम भी है, ऑक्सीकरण, अवकरण, अपचयन, उपचयन, ये सब नाम का भी कंफ्यूजन है, कंसेप्ट का तो कंफ्यूजन होगा ही जहां ढंग से नहीं पढ़िएगा। देखिए क्या चीज होता है, दो होता है, एक होता है आपका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण
इसी को बोलते हैं, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। दूसरा होता है अवकरण। अवकरण, अवकरण या इसी को बोलते हैं अपचयन। अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण, उपचयन। तो देखिए ऑक्सीकरण में होता है तो इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। और हाइड्रोजन का निष्कासन। जब इसमें ऑक्सीजन का ऐग हुआ तो ऑक्सीजन का निष्कासन इसमें होगा, और इसमें हाइड्रोजन का योग। यही तो बेसिक कंसेप्ट है। बस आपको पकड़ना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण, ऑक्सी इसमें है यानी इसमें ऑक्सीजन देना होगा, यानी ऑक्सीजन का योग होगा। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का इसमें से निष्कासन होगा ऑक्सीकरण में। अवकरण में क्या होगा, इसी से देखना है। ऑक्सीकरण का उल्टा अवकरण होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जब योग होता होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, और जब ऑक्सीकरण निकलेगा तो हाइड्रोजन का योग होगा। इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, इसको अवकरण बोलते हैं, इसको उपचयन, इसको अपचयन। ऑक्सीकरण में उपचयन है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आंसर हो गया क्या? हाँ, तो दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी उसके ऑक्सीजन का ह्रास होता है, बोलेंगे अवकरण, और अवकरण को बोलते हैं अपचयन। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं यानी क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन दे रहे हैं यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं, उपचय, उपचयन। देखिए उपचयन है क्या, हाँ। देखिए दो क्वेश्चन लगभग सिमिलर था। एक ऑक्सीजन का ह्रास तो अपचयन होता था, और ऑक्सीजन का योग हो गया तो उपचयन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है? जब थ्योरी पढ़ाए थे हम तो आपको बहुत ही जोर दे के बताए थे कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को सफेदी करने के लिए किसका यूज करते थे, हम आपको बताए थे कि हार्डवेयर के दुकान से कली चूना लाते हैं, और कली चूना लाते हैं यानी CaO, और जब इसमें हम ऑक्सी जल मिला देते हैं तो ये क्या बनता है, CaOH का Hol2 बनता है, और इसी का उपयोग हम दीवालों की सफेदी करने के लिए करते हैं, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए CaOH का Hol2, ठीक है। देखिए CaHCO3 ये तो है नहीं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है, होगा नहीं, ये भी है नहीं, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको डिटेल बताए थे। इसमें देखिए इसमें हम दो चीज़ और बताए थे, उसको भी रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको क्लियर होगा। देखिए जब हम CaOH का टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका चार नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा भकरा चूना, भकरा चूना, तीसरा नाम स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम, और इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, का चार नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भकरा चूना, स्लैक्ट लाइम और बुझा हुआ चूना। तो देखिए इसका ही उपयोग हम क्यों दीवार के सफेदी करने के लिए करते थे, क्योंकि हम देखे थे कि जब हम CaOH का Hol2, जब हम इसका दीवार के उपयोग सफेदी करने के लिए करते थे तो ये वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता था, और हमें क्या देता था, कैल्शियम कार्बोनेट देता था, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवालों पे चमक आ जाता था, जिसके कारण दीवालों के सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्यों करते थे दीवालों के सफेदी करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता था, और हमें CaCO3 और +H2O देता था।
ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पे सफेदी जो करते थे उसमें चमक आ जाती। अब देखिए Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस ए आपका रिएक्शन दिया है। अब पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, इनमें से। देखिए संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक का ऐड होके, दो या दो से अधिक ऐड होके आपका कोई एक प्रतिफल बनाए। तो देखिए इसमें दो दो तो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो प्रतिफल बना रहा है, तो अलग अलग ही बन रहा है, ये तो होगा नहीं। वियोजन, वियोजन मतलब होता है कि एक बड़ा सा है टूट के हमें कई छोटा छोटा दे। क्या ऐसा हो रहा है कि टूट के दे रहा है? नहीं है। विस्थापन अभी क्या कुछ क्या है कि नहीं? देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Ba है, और SO4 के साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SO4 के साथ सोडियम है, यहाँ NO4 के साथ बैरियम हो जाए। यहाँ पे NaCl के साथ क्या है, NaCl के साथ Cl के साथ आपका क्या है, सोडियम। यानी सल्फेट के साथ जो सोडियम था वो Cl के साथ चला जा रहा है, और जो बैरियम के साथ Cl था वो Na के साथ चला रहा है। यानी क्या कर रहा है, अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस, क्या प्लस इसका जाके माइनस बन रहा है, क्या प्लस, यानी आयनों का अपना क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। ये द्विविस्थापन। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चुनना है, बुझा हुआ चुनना कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा। ये क्या हुआ, एक कली चुना हुआ, कली चुना, ये इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चुना, बिना बुझा हुआ चुनना, बिना बुझा हुआ चुनना, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते, क्विक लाइम बोलते, तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, भखरा चूना, ब्लैक लाइम, तो बुझा हुआ चूना है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस संगमरमर जो पूछेंगे, संगमरमर का क्या, संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर का फॉर्मूला CaCO3, एक कैल्शियम। देखिए Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताना है कि किस अभिक्रिया, किस प्रकार की। तो अभिक्रिया को देखिए, यहाँ पे Zn है, यहाँ पे Cu, जब अभिक्रिया कर रहा है तो Zn Cu को हटा दे रहा है, Zn Cu को हटा दे रहा है, Zn आ जा रहा है, Cu बाहर निकल जा रहा है। क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। वो भी विस्थापन किस प्रकार का है, एकल विस्थापन है, एक का विस्थापन, संयोजन तो होगा नहीं, विस्थापन होगा, द्विविस्थापन नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा, विस्थापन। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। देखिए हम आपको बताए थे, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ दो नहीं है तो दो देंगे, दो देंगे तो दो यहाँ, तो संतुलित रिएक्शन। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो आपको हम बताए थे कि इसका सफ़ेद लौ के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण देता है। आपको थ्योरी में बताया गया था कि जब मैग्नीशियम का फीता या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो हमें क्या देता है, सफ़ेद लौ देता है। एक तो ये जो जलेगा तो क्या देगा, सफ़ेद लौ, सफ़ेद लौ देगा, सफ़ेद लौ देगा, या आपको सफ़ेद चूर्ण देता है, सफ़ेद जलने के बाद बचा सफ़ेद। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा है आपको कि मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है, तो चमकीला, पीला नहीं, चमकीला उजला, हाँ, सफ़ेद लौ है, उजला है। तो और आपको कभी पूछे कि किस प्रकार का चूर्ण मिलेगा, तो सफ़ेद चूर्ण। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें, चयन क्या है, उपचयन, तो ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं उपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग हो गया तो क्या होगा, और हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी निष्कासन होगा। तो और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक कंसेप्ट आता है, जिनका योग होगा। ठीक,
हाइड्रोजन का वियोग होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ठीक है, यानी अब इसमें याद ही कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। और इसका उल्टा होगा तो अवकरण में होगा। अवकरण में क्या होगा? अवकरण या उसी को बोल देंगे अपचयन। इसमें क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन देंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, त्याग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा। ठीक, इसी का रिवर्स होता है चीजें। देखिए श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, पढ़ाने के दौरान थ्योरी के दौरान बताए थे कि आप याद रखिएगा श्वसन कैसा बताए थे आपको, क्या ये देख लीजिएगा आप, पाचन क्या है, पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है, वहां पे नोट में हम कर करके बताए। थ्योरी आप पढ़ते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स होगा, हर क्वेश्चन आप बनाने के नोट्स को ढंग से पढ़ें, नोट्स के वीडियो बार नहीं, अगर दोबारा देखें, नोट्स बना लीजिए और नोट्स को बार बार पढ़िए। गारंटी देते हैं कि आपको सभी प्रीवियस ईयर से पहले के सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को बना लेंगे और आने वाला क्वेश्चन जो 2024 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में ही बनाने के लिए आप सक्षम, शर्ते कि आप थ्योरी को ढंग से पढ़े, उसका नोट्स बनाए, नोट्स को बार बार पढ़े और उसको ध्यान से याद करें या समझने। देखिए श्वसन किस प्रकार के रसायन, पाचन को क्या बोले थे? ये अपघटन है, अपघटन अभिक्रिया है, यानी वियोजन, टूटेगा। जैसे खाना खाते हैं, चावल दाल को खाते हैं तो क्या शरीर में जाके टूटता है छोटे पार्टिकल्स, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन है। श्वसन क्या था? श्वसन के लिए बोले थे कि ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण होगा तो ऑब्वियस बात है किसी का अवकरण होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आपको, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो श्वसन किस प्रकार का है आपका? संयोजन नहीं, उसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचय बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन बोलिए, ठीक, इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ऑक्सी। ओके, थैंक यू। तो इसी के साथ ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण था, उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आया होगा तो थ्योरी के क्लास देखिए, 4 लेक्चर दिया गया, 4 वीडियो दिया गया आपको पहले चैप्टर, चारों देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाइए, आप 100% सभी क्वेश्चन बनाने में सक्षम होंगे और आप आने वाले जो संभावित एग्जाम में उस। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, और कमेंट भी कीजिए और अपने, ताकि उनको भी ये निःशुल्क व्यवस्था से लाभ मिल सके और वो अपने करियर में दशा और दिशा को बदल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।